हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रितेश। वेब ये टर्म आपने सुना तो ज़रूर ही होगा। वेब असल में एक शॉर्ट टर्म है और इसका जो पूरा टर्म निकल के आता है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WWW भी बोलते हैं। मुझे याद है आज से 15-20 साल पहले जब इंटरनेट नया नया आया था तब हम WWW लगा के वेबसाइट्स को ओपन करते थे। बिना WWW लगाए वेबसाइट ओपन ही नहीं होती थी। आज के टाइम में WWW लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि वेब इतना पॉपुलर हो गया है कि एक अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि अगर हम इंटरनेट के थ्रू कुछ एक्सेस कर रहे हैं तो वेब को ही यूज कर रहे हैं। तो अब ये एक्सेस कैसे होता है और वेब काम कैसे करता है, आज के इस वीडियो में हम ये सब समझने वाले हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वेब का स्पाइडर वेब से भी कुछ कनेक्शन बनता है। अभी आपको लग नहीं रहा होगा, बट वीडियो एंड होते होते चीजें बदल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए जो सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन मेरे सामने है वो है व्हाट इज वेब। अब वेब एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको यूज करके डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कि एक ऐसा कंसेप्चुअल सिस्टम जो पूरी दुनिया में डाटा प्रोसेसिंग और एक्सचेंज का एक स्टैंडर्ड है। यहाँ पे डिवाइसेस से मतलब आपका मोबाइल फोन और लैपटॉप या कंप्यूटर से नहीं है, बल्कि यहाँ पे डिवाइसेस से मेरा मतलब है जो उस हार्डवेयर के अंदर जो आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस चल रही हैं। अब आपके मोबाइल में यूट्यूब भी चल रहा है, आपके मोबाइल में फेसबुक भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है। तो ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ये वेब को ही यूज़ करती हैं। इसके अलावा जो आपके फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि एंड्रॉयड है या फिर iOS है, ये भी एक तरीके से वेब को ही यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। वेब इंटरनेट पे ही वर्क करता है, बिना इंटरनेट के वेब काम ही नहीं करेगा। इंटरनेट एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड है और इंटरनेट के थ्रू दुनिया में कोई भी डिवाइस किसी और डिवाइस से नेटवर्क कनेक्शन बना सकता है। तो देखा जाए तो इंटरनेट एक टेंजिबल चीज है, मतलब कि एक फिजिकल चीज है, और वेब एक इंटेंजिबल चीज है। वेब एक कंसेप्ट है। इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रिसोर्सेज के फॉर्म में होती है। रिसोर्सेज जैसे कि वेब पेजेस। अब वेब पेजेस के अंदर हम वीडियो और ऑडियो को भी एम्बेड कर सकते हैं। वेब पेजेस के अंदर इमेजेस भी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। तो ये जो भी चीजें होती हैं ये सब रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज को यूआरएल्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। हर एक रिसोर्स का एक यूनिक यूआरएल होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं यूआरएल के। और जो यूआरएल होता है उसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। आपको यहाँ पे ऊपर फॉर्मेट भी दिख रहा होगा। जो भी यूआरएल्स होते हैं वो सब इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होते हैं। हम वेब पेजेस को कोड करते हैं HTML लैंग्वेज यूज करके। यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही सिंपल वेब पेज है। अगर मैं इसका HTML कोड ओपन करूँ तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। अगर मैं इस HTML कोड में कुछ मॉडिफिकेशंस करता हूँ और फिर वेब पेज को वापस से ब्राउजर में लोड करता हूँ तो मुझे वो मॉडिफिकेशंस दिखेंगे। HTML जो होता है उसको यूज करके हम किसी पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। लेकिन अब एक पेज दिखने में कैसा है, उसका लेआउट क्या है, उसमें फॉन्ट कौन कौन से यूज हुए हैं, फॉन्ट का कलर क्या है, स्टाइलिंग क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये सारी जो चीजें होती हैं इसका HTML से कोई लेना देना नहीं है। पेज की स्टाइलिंग और लेआउट को डिफाइन करने के लिए हम CSS फाइल्स का यूज करते हैं। CSS फाइल्स को भी हम HTML में इंक्लूड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जैसे कि मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सी CSS फाइल है जिसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ है कि मेरे पेज का बैकग्राउंड ग्रे हो जाए और उसका जो फॉन्ट कलर है व्हाइट हो जाए। अब जैसे ही मैं इस वेब पेज को वापस से ब्राउजर में लोड करूंगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो गया और फॉन्ट कलर भी चेंज हो गया है। पेज का स्ट्रक्चर और पेज की स्टाइलिंग के अलावा एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं वेब पेज का बिहेवियर। बिहेवियर मतलब कि एक वेब पेज यूजर के एक्शंस पे कैसा रिएक्ट करेगा। किसी भी वेब पेज के बिहेवियर को हम जावास्क्रिप्ट यूज करके डिफाइन करते हैं। जावास्क्रिप्ट फाइल्स भी CSS फाइल्स की तरह ही होती है और उनको भी हम HTML में इंक्लूड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग का यूज कर रहा हूँ और जो मेरे पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल है वहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल सा कोड लिखा हुआ है अलर्ट दिखाने का। अब जैसे ही मैं इस वेब पेज को दोबारा से ब्राउजर में लोड करूंगा हमको एक अलर्ट दिखेगा। वेब पेजेस को हम आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं हाइपरलिंक्स के थ्रू। हाइपरलिंक्स मतलब कि किसी एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज का लिंक। और हाइपरलिंक्स को भी हम HTML में ही कोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा हाइपरलिंक कोड किया है क्लिक हियर का। अब जैसे ही यूजर इस लिंक पे क्लिक करेगा वो एक नए वेब पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और उसको एक नया वेब पेज दिखेगा। वेब पेजेस को हम कंबाइन करते हैं वेबसाइट्स के फॉर्म में और हर एक वेबसाइट को हम एक यूनिक डोमेन नेम असाइन कर देते हैं। एक वेबसाइट के अंदर जनरली उसी के रिलेटेड बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं और वो सारे वेब पेजेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं हाइपरलिंक्स के थ्रू। हाइपरलिंक्स को यूज करके हम किसी यूजर की जर्नी को कस्टमाइज कर सकते हैं कि पहले उसको ये वाला पेज दिखेगा, फिर ये वाला पेज दिखेगा, फिर ये वाला पेज दिखेगा एंड सो ऑन।
HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस सीखने के लिए सबसे आसान है। इंटरनेट पे इसके बहुत सारे कोर्सेज और ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स ऐड कर दिए हैं, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि ब्राउजर और सर्वर का रोल क्या होता है। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसको यूज करके हम वेब को ब्राउज करते हैं। ब्राउज करते हैं मतलब कि जो भी वेबसाइट पे वेब पेजेस होते हैं उसमें जो भी रिसोर्सेज होता है, ब्राउजर उन सारे रिसोर्सेज को हैंडल कर सकता है। एक जो ब्राउजर होता है वो HTML को पास करता है और उसके अंदर जो भी चीजें एम्बेड होती हैं उनको लोड करता है और पेज को रेंडर करता है। अब जैसे कि मान लो CSS फाइल है अगर किसी HTML पेज के अंदर, तो ब्राउजर जितनी भी CSS फाइल्स होती है उन सबको रीड करके उनको अंडरस्टैंड करता है और उन CSS फाइल में जो भी पेज की स्टाइलिंग डिफाइन होती है उसके हिसाब से पेज को लोड करता है। ब्राउजर्स के अंदर एक जावास्क्रिप्ट इंजन भी होता है जो कि क्या करता है, वेब पेजेस के अंदर जितनी भी स्क्रिप्ट्स होती हैं उनको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता है। और आपको पता ही है जावास्क्रिप्ट फाइल तो किसी वेब पेज का बिहेवियर डिफाइन करती हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि ब्राउजर्स के अंदर एक जावास्क्रिप्ट इंजन है। वेबसाइट्स जावास्क्रिप्ट को यूज करके किसी बैकएंड सर्वर पे वेब रिक्वेस्ट सेंड कर सकती है। बैकएंड सर्वर इनकमिंग वेब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसको प्रोसेस करके रेस्पॉन्स देता है, और यहीं पे रोल आता है वेब सर्वर्स का। वेब सर्वर एक जेनरिक कंपोनेंट होता है जो इनकमिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसको हमारे बैकएंड सर्विसेज पे राउट कर देता है। हर एक लैंग्वेज का एक अलग वेब सर्वर होता है, जैसे कि PHP के लिए अलग, जावा के लिए अलग एंड सो ऑन। अब इतने सारे ब्राउजर्स हो गए, इतने सारे सर्वर्स हो गए, तो शायद आपको लग रहा होगा कि ये सारे अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, पर ऐसा नहीं है। वेब पे जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जो भी एप्लीकेशंस होती हैं, वो सब कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं जिनको हमने स्टैंडर्डाइज कर रखा है एक प्रोटोकॉल के फॉर्म में। इसी प्रोटोकॉल को हम HTTP प्रोटोकॉल बोलते हैं। अगले वीडियो में हम HTTP को एकदम टेक्निकल नजरिए से समझने वाले हैं। अब जो वेबसाइट होती है ना, उनको हमने डोमेन नेम असाइन करा होता है। तो ये डोमेन नेम क्या होता है, तो इसको समझते हैं। तो इंटरनेट पे जो भी डिवाइस कनेक्ट होता है उस डिवाइस का एक एड्रेस होता है जिसको हम IP एड्रेस बोलते हैं। जैसे एक फिजिकल एड्रेस किसी एक फिजिकल लोकेशन को आइडेंटिफाई करने का काम करता है, वैसे ही IP एड्रेस किसी एक डिवाइस को नेटवर्क पे यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है। IP एड्रेस कुछ इस टाइप का होता है, 4 नंबर्स सेपरेटेड बाय अ डॉट। अब कंप्यूटर्स के लिए तो नंबर्स को याद करना बहुत आसान है, बट हम ह्यूमंस के लिए नंबर्स को याद करना उतना आसान नहीं है। अब अगर मुझे YouTube को एक्सेस करना है तो थोड़ी ना मुझे YouTube का IP एड्रेस पता है, तो हम क्या करते हैं ना कि IP एड्रेस के करस्पॉन्डिंग कुछ सिंपल टेक्स्ट बेस्ड लेबल्स को असाइन कर देते हैं। इन्हीं लेबल्स को हम डोमेन नेम्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं डोमेन नेम्स के। एक बार जब हम डोमेन नेम असाइन कर देते हैं तो हमें IP एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं होती। हम डोमेन नेम्स को यूज करके किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। पर इंटरनेट पे तो जो अंडरलाइन चीज है वहां पे तो आपको एक IP एड्रेस ही चाहिए किसी से कनेक्ट करने के लिए। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो हम डोमेन नेम हमारा होता है उसको हमें वापस से IP एड्रेस में रिजॉल्व करना पड़ता है। ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम डोमेन नेम रेजोल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे ना एक्चुअली 2 चीजें हैं। एक ये है कि हमने क्या किया है कि IP एड्रेस के करस्पॉन्डिंग कुछ डोमेन नेम्स असाइन कर दिए हैं और फिर से उन डोमेन नेम्स को हमें IP एड्रेस में रिजॉल्व करना है। तो ये जो मैपिंग होती है ना, इसको हमें कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो जो भी IP एड्रेस से डोमेन नेम की मैपिंग होती है उसको हम डोमेन नेम सर्वर्स में स्टोर करके रखते हैं। ये जो डोमेन नेम सर्वर होते हैं ये पूरी दुनिया में अलग अलग जगह लोकेटेड हैं और इनको कुछ कंपनीज ऑपरेट करती हैं। ये उन कंपनीज की लिस्ट है जो अलग अलग डोमेन नेम सर्वर्स को ऑपरेट करती है। यहाँ पे स्टोर करने का मतलब ये नहीं है कि हमें खुद जाके स्टोर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। हम जहाँ से डोमेन नेम परचेज करते हैं जैसे कि GoDaddy, हम वहाँ पे जाके उस मैपिंग को कन्फिगर कर देते हैं, फिर इंटरनली वो अपने आप बैकएंड में उसको हैंडल करता रहता है। अब ये सारी प्रोसेस अंदर कैसे हैंडल होती है इससे हमारा ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं। हमें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो भी एक यूज़र आएगा वो डोमेन नेम से हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा और वो डोमेन नेम IP एड्रेस में रिजॉल्व हो जाएगा और हमारे पास एक HTTP रिक्वेस्ट आएगी हमारे बैकएंड सर्वर्स पे। आप लोग शायद अभी तक यही सोच रहे होंगे कि इसमें स्पाइडर वेब से तो कोई कनेक्शन बना नहीं। एक्चुअल में कनेक्शन तो बन गया है और शायद आप लोगों ने मिस कर दिया, तो एक बार ज़रा उसको देख लेते हैं। अब जो एक वेबसाइट होती है, एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं और वो सारे के सारे वेब पेजेस एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं हाइपरलिंक्स के थ्रू। तो वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ऑब्वियसली एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट का तो लिंक बन ही सकता है, तो यहाँ पे एक दूसरे वेबसाइट का कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसी तरीके से हम 5 वेबसाइट्स को इमेजिन कर सकते हैं, 10 वेबसाइट को इमेजिन कर सकते हैं, 1000 वेबसाइट्स को इमेजिन कर सकते हैं और इसी तरीके से हम 1 बिलियन वेबसाइट्स को भी इमेजिन कर सकते हैं। जी हाँ, इंटरनेट पे 1 बिलियन से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं।
वेब को 1989 में इन्वेंट किया गया था। जो इसके इन्वेंटर थे उनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। अगर शायद स्पाइडर वेब्स ना होते तो मिस्टर ली के दिमाग में वेब का आइडिया भी ना आया होता। और जब शुरू में वेब आया था तो वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं था। वेब को 1991 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, आप शायद इसको देख के ये इमेजिन कर सकते हो कि स्पाइडर वेब से क्या कनेक्शन है। अब हम वीडियो के एंड में पहुंच गए और जो सबसे आखिरी चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि एक HTTP रिक्वेस्ट बैकएंड में कैसे राउट होती है और कैसे प्रोसेस होती है। अभी लास्ट के कुछ वीडियो में हमने ये समझा था कि बैकएंड को एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर नहीं होता, बैकएंड को हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके बिल्ड करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक लेगो सेट थ्योरी भी दी थी। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो लिंक यहाँ कहीं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक बार आप इस पिक्चर को देख के रिवाइज भी कर सकते हैं। तो कंपोनेंट्स के नजरिए से तो मामला सॉर्टेड है। हमें ये चीज समझ में आ गई है कि एक बैकएंड के अंदर हमारे प्रोसेसिंग वाले कंपोनेंट्स होते हैं जो रिक्वेस्ट को लेके प्रोसेस करते हैं। हमारे डाटाबेसेस होते हैं जिसके अंदर हम डाटा सेव करते हैं और इसी तरीके से कुछ और कंपोनेंट्स भी होते हैं। और जो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। जैसे कि मान लो कि इमेज स्टोर करने के लिए मैंने एक अलग कंपोनेंट बना लिया, या फिर लॉगिन और रजिस्टर करने के लिए एक अलग कंपोनेंट बना लिया। तो अब जो एक HTTP रिक्वेस्ट ब्राउजर से आ रही है वो हमारे कंपोनेंट्स तक कैसे पहुंचती है, यहाँ पे हमें वो समझना है। तो स्टार्ट करने के लिए हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि बैकएंड एक बड़ा सा बॉक्स है और जो भी हमारी वेब रिक्वेस्ट आएगी वो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो लैंड होगी। इस लैंडिंग पॉइंट को एक तरीके से हम कॉन्टैक्ट पॉइंट बोलते हैं। इसका जो टेक्निकल टर्म है वो है गेटवे। तो गेटवे इन द सेंस कि ये ट्रैफिक के अंदर आने का और बाहर जाने का एक तरीके से रास्ता है। जो भी हमारा बैकएंड है उसके अंदर जो भी सर्विसेज रन होती है वो एक क्लोज्ड नेटवर्क के अंदर होती है जिसका एक ही गेटवे होता है जिसके थ्रू सारा का सारा ट्रैफिक राउट किया जाता है। अब यहाँ पे हम एक गेटवे का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें, हम फायरवॉल्स लगा सकें एंड सो ऑन। अब जो गेटवे होता है ना, गेटवे क्या करता है ना कि इनकमिंग रिक्वेस्ट को हमारे बैकएंड सर्विसेज पे राउट करता है। वो जो राउट करता है वो कुछ यूआरएल्स के बेसिस पे राउट करता है कि स्लैश इमेज वाले यूआरएल को आपको इमेज वाले सर्विस पे राउट करना है, स्लैश लॉगिन वाले को आपको लॉगिन वाले सर्विस पे राउट करना है एंड सो ऑन। अब जो गेटवे ने इनकमिंग रिक्वेस्ट को राउट किया है वो डायरेक्टली हमारे सर्वर तक राउट नहीं होती। गेटवे जो है वो इनकमिंग रिक्वेस्ट को लोड बैलेंसर्स तक राउट करता है। लोड बैलेंसर मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो लोड को बैलेंस करने का काम करता है। जैसे कि मेरे पास अगर ऑथेंटिकेशन सर्विस है तो कोई मेरा एक सर्वर तो रन नहीं हो रहा होगा, वहां पे बहुत सारे सर्वर्स रन हो रहे होंगे। तो एक इनकमिंग रिक्वेस्ट आई, उसको किस सर्वर पे आपको लोड बैलेंस करना है वो काम होता है लोड बैलेंसर का। ये एक ऊपर लोड बैलेंसर लगा है, उसके नीचे अगर 10 सर्वर कनेक्टेड हैं तो वो 1 बाय 1 करके सारे सर्वर्स को ट्रैफिक राउट कर देता है। तो सबसे पहले गेटवे तक रिक्वेस्ट आई, गेटवे से वो रिक्वेस्ट राउट होके गई आपके लोड बैलेंसर पे और लोड बैलेंसर से वो रिक्वेस्ट गई आपके सर्वर पे। अब ये जो प्रोसेस है ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है ताकि आपके दिमाग में एक बिग पिक्चर क्लियर हो जाए। जो अलग अलग कंपनीज होती हैं उनका जो ये आर्किटेक्चर होता है ये एक अलग तरीके से होता है। किसी के अंदर इमेज वाली सर्विस होगी, किसी के अंदर ऑथेंटिकेशन सर्विस होगी, किसी के अंदर हो सकता है कोई 4-5 सर्विसेज और हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम किसी भी तरीके से अपनी सर्विसेज को कंबाइन करके बिल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। लेट योर इमेजिनेशंस फ्लाई। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि बाहर से देखने में तो ये एक बड़ा सा सिस्टम लगता है, बट अंदर ये बड़ा सा सिस्टम बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करके बिल्ड होता है। ये सारे कंपोनेंट्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये एक सिंगल कोहेसिव सिस्टम बना लेते हैं जो कि किसी एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। अब एक रिक्वेस्ट के प्रोसेसिंग में ऐसा भी हो सकता है कि एक सर्विस काम आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप 10 सर्विसेज को यूज कर रहे हो। और ये जो बैकएंड सर्विसेज होती हैं ये आपस में भी कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लागू होता है कि किसी एक बैकएंड सर्विस ने किसी दूसरी बैकएंड सर्विस को HTTP रिक्वेस्ट सेंड करी और वहां से उसको रेस्पॉन्स मिल गया। तो इस टाइप से किसी एक बड़े से सिस्टम को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक करने को हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर कहते हैं। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर आज के ज़माने में सबसे पॉपुलर है और सबसे वाइडली यूज्ड है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपके दिमाग में एक बिग पिक्चर क्लियर हुई होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। अगले वीडियो में हम HTTP प्रोटोकॉल को एक टेक्निकल नज़रिए से समझने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।